Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos friends। और जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी मैं कोई अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट मिले। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आज के वीडियो का टॉपिक है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और ये इनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1948 को। इस एक्ट को सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी और इसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद मैं सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करूंगी आपको ये एक्ट। तो रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये एक्ट एम्पावर करता है कि वो क्या करे, फिक्स करे और रिवाइज करे, या तो फिक्स करे या रिवाइज करे क्या, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस for the employment listed in the schedule of this act for the work done। अब देखो ये मिनिमम वेजेस एक्ट में एक शेड्यूल दी गई है, उस शेड्यूल में दो पार्ट्स हैं जिसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट्स के नाम लिस्टेड हैं। तो ये एक्ट केवल उन्हीं एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई होगा जो एम्प्लॉयमेंट्स इस शेड्यूल में मेंशन्ड है, केवल उन्हीं एम्प्लॉयमेंट्स में ये एक्ट अप्लाई होगा। अभी आप बोलोगे पार्ट 1 में कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट 2 में कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं बहुत बड़ी लिस्ट है पार्ट 1 में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि राइस मिल, कारपेट मेकिंग, then बीड़ी making, then we have tobacco making। तो इस टाइप की रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स हैं जो पार्ट 1 में मेंशन्ड है, और पार्ट 2 में केवल एक ही एम्प्लॉयमेंट मेंशन है जो कि है एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड, लाइक कल्टीवेशन और फार्मिंग से रिलेटेड जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो पार्ट 2 में है। तो अगर आप ये शेड्यूल चाहते हैं कि मैं आपको दूं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप प्लीज़ उससे मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मैं आपको इस एक्ट का PDF, ये शेड्यूल का PDF और जितने भी रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है उसका PDF प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो रही बात ऑब्जेक्टिव्स की, तो आपको समझ में आ गया होगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये एक्ट एम्पावर करती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि वो क्या करे, फिक्स करे या तो वेजेस या रिवाइज करे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। और किसके लिए, उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो शेड्यूल दी गई है मिनिमम वेजेस एक्ट में ही, उन शेड्यूल में जो एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड है उन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए फिक्स करे या रिवाइज करे मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। आप कहोगे फिक्स कैसे करें, मतलब सपोज कोई न्यू एम्प्लॉयमेंट उन्होंने इंक्लूड करी जो पहले से मौजूद नहीं थी तो उसके लिए उनको फिक्स करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट मौजूद हैं जिनमें ऑलरेडी फिक्स हो चुका है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, वहाँ पर टाइम टू टाइम, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है जनरली 5 ईयर्स का होता है, हर 5 ईयर्स के बाद रिवाइज होते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसी इमरजेंसी आए तो वो एक्सटेंड हो सकता है, बट इन नॉर्मल पार्लांस अगर मैं बोलूँ तो 5 साल का टाइम होता है, उसमें रिविजन होता रहता है। तो जो ऑलरेडी मैंशन्ड, ऑलरेडी इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर रिवाइज होते रहेंगे, जो न्यू है वहां पर फिक्स होंगे। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। सो ये था ऑब्जेक्टिव। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे और इसका हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर ये मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस जो एक्ट है इसको इंडिया में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम इसको देखेंगे। इंडिया में भी एज वेल एज हम अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड में भी कौन कौन सी कंट्रीज़ में कैसे कैसे मिनिमम वेजेस से रिलेटेड लॉज थे, आए, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जानेंगे और उसके बाद हम सेक्शन वाइज इस एक्ट को पढ़ेंगे। हम बात करेंगे अभी बैकग्राउंड की। तो ये जो बैकग्राउंड है मैं अभी बताऊंगी वो इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है, मतलब इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट, कैसे हम मिनिमम वेजेस एक्ट तक पहुंचे वो बताऊंगी। आफ्टरवर्ड्स विल मूव टू द इंटरनेशनल पार्ट कि अदर देन इंडिया बाकी कंट्रीज में कैसे इवोल्यूशन हुआ। अगर मैं थोड़ा सा मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं आप लोगों से, तो देखिए एक वर्कर, एक ह्यूमन बीइंग जब एक वर्कर के फॉर्म में अपना हार्डवर्क जब पुट इन करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में, तो उसका जो बेसिक मोटिव होता है वो ये होता है कि इन रिटर्न उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है मॉनेटरी फॉर्म में वो उतना हो कि उस रिवॉर्ड से, उस मनी से जो वेजेस के फॉर्म में उसको मिल रहा है, उससे अपनी और अपनी फैमिली की एटलीस्ट कम से कम मिनिमम जो नीड्स होती हैं
वो फुलफिल कर पाए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये बेसिक नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो उन वेजेस से, उन मॉनेटरी रिवॉर्ड से फुलफिल कर पाए। बट क्या होता है, वो अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहा है, लेकिन अगर उसको इन रिटर्न जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो उतना भी नहीं है, वो जो वेजेस है वो उतने भी नहीं है कि वो एटलीस्ट अपना मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर पाए, तो उन वेजेस का, उन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का कोई भी यूज़ नहीं रह जाता। और यही जो कैपिटलिस्ट थे, पहले क्या था, 1948 का ये एक्ट है, उससे पहले क्या होता था, सिंस इंडिया वॉज देन अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो उस समय जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, वो उतना फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी पावर तब। तो ज़्यादातर पावर किसके पास थी, कैपिटलिस्ट के हाथ में थी, जो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि वो इतने पावरफुल थे, वो क्या करते थे, दे यूज टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप फॉर्म करके एक म्यूचुअली वेजेस सेट करते थे जो बहुत ही लो वेजेस होते थे, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको वो एक्सेप्ट एनीवेज करने पड़ते थे वो वेजेस। क्योंकि अगर एक को वो रिजेक्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे तो दूसरा भी जो एम्प्लॉयर है वो उतने ही वेजेस दे रहा होगा। तो देयर इज़ नो यूज़ कि आप एक को रिफ्यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको मार्केट में सभी सेम तरह का वेज स्ट्रक्चर मिल रहा है उस समय। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, कैपिटलिस्ट जो लेबर्स या वर्कर्स के साथ कर रहे थे, उनको स्टॉप करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी था। स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा। वाई? टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इसी उद्देश्य से, इसी बेसिक पर्पस से ये एक्ट फॉर्म हुआ था। अगर मैं 1920 की बात करूं तो KGR चौधरी रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ बोर्ड, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि एक बोर्ड सेटअप होना चाहिए जो इंडस्ट्री वाइज मिनिमम वेजेस को सेट कर सके, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर मिनिमम वेजेस सेट हो जाएंगे तो उससे नीचे कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस किसी भी वर्कर को नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो 1920 में ये हुआ। देन 1928 में क्या हुआ, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस इम्प्लीमेंटेड सिस्टम टू फिक्स वेजेस फॉर डिफरेंट ट्रेड्स। अब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कौन सी है? अगर आप लोगों ने मेरा ILO का एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है उसको देखा होगा, तो उसमें मैंने बहुत शॉर्टली ILO का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करा है। ILO के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं। ILO की 3 बॉडीज हैं, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, देन गवर्निंग बॉडी, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या है? ILO की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जो रिकमेंडेशंस एंड एक यूनिफॉर्म कोड्स वो इस्टेब्लिश करती है, जिसको रिकमेंडेशंस और कन्वेंशंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूँ 1928 में, तो 1928 में ILO का कन्वेंशन आया था रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस। तो कन्वेंशन वॉज मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन। क्या था? मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन। ये आया था 1928 में और इसका नंबर था 26। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कन्वेंशन ही इस एक्ट का बेस है, और ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा सकता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात करें तो मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन कब आया था। कभी कभी ईयर पूछ सकते हैं या उसका नंबर पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर वॉज अडॉप्टेड विच कंसिडर्ड द सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस। तो इन्होंने, रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने क्या करा, मिनिमम वेजेस पे काम करना स्टार्ट करा। 1929 में ये फॉर्म हुआ था। देन 1943 में क्या हुआ, एक स्टैंडिंग लेबर कमेटी फॉर्म हुई। अ लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1943। वाई? ये क्यों बनी? टू लुक आफ्टर द कंडीशंस ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ वेजेस, हाउसिंग,
सोशल कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंडिंग लेबर कमेटी। इट इज अ काइंड ऑफ लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और ये कैसे अपॉइंट हुई? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इन 1943। और इसका जो काम था वो क्या था? टू लुक इनटू द कंडीशंस ऑफ लेबर्स, जो लेबर की कंडीशन रिलेटेड टू वेजेस या उनकी सोशल कंडीशंस या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उनको देखना, उनको एनालाइज करना बेसिकली। फिर 1945 में फर्स्ट बिल आया ऑन मिनिमम वेजेस, जिसको ड्राफ्ट किसने करा था? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। Then 1946, the first step towards fixing minimum wages was taken in April 1946 when a bill to provide fixing minimum wages in certain employments wherein sweated labors का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री या ऐसा फैक्ट्री जहां पर जो काम है, जो लेबर्स हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रिगरस जहां पर वर्क होता है, एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में कहीं ना कहीं रिगरस वर्क होता है, उसको हम स्वेटेड लेबर्स बोलते हैं। वेयर इन स्वेटेड लेबर वॉज मोस्ट प्रिविलेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड in Central Legislative Assembly on the recommendation of 8th Standing Labor Committee। अब 1946 में क्या हुआ? अप्रैल 1946 में 8th स्टैंडिंग लेबर कमिटी कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें उन्होंने रिकमेंड करा कि एक मिनिमम वेजेस फिक्स होने चाहिए। एक ऐसा बिल उन्होंने बनाया जिसमें ये उन्होंने रिकमेंड करा कि मिनिमम वेजेस फिक्स होने चाहिए जहां पर स्वेटेड लेबर है उन एम्प्लॉयमेंट्स में, बेसिकली एटलीस्ट उन एम्प्लॉयमेंट्स में एक मिनिमम वेजेस, एक यूनिफॉर्म वेज क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी स्टैंडिंग लेबर कमेटी का जो बिल था, जो उन्होंने रिकमेंडेशन करा था, उसको गवर्नर जनरल ने असेंट दे दी और 15 मार्च 1948 को ये बिल क्या हो गया? पास हो गया। और इसको क्या बना दिया गया? एक एक्ट बना दिया गया। आई होप आपको ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आईएलओ का जो ये मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी का कन्वेंशन है, तो इसमें ये भी यही लिख रहा है, द बिल वॉज पास्ड टू गिव इफेक्ट टू द रेजोल्यूशन पासिस बाय मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन एट जिनेवा। ये कन्वेंशन जिनेवा में हेल्ड हुआ था 1928 को। कन्वेंशन क्या था? मिनिमम वेज फिक्सिंग मशीनरी कन्वेंशन, और इसका नंबर था 26। सो आई होप आपको इतना सा जो मैंने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताया ये आपको समझ में आया होगा। सो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनली। अब न्यूजीलैंड 1894 में न्यूजीलैंड पहली कंट्री थी जहां मिनिमम वेजेस से रिलेटेड कुछ लॉ फॉर्म हुआ था। उनका एक एक्ट था इंडस्ट्रियल कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, जिसमें एक आर्बिट्रेशन बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ है जो क्या डिस्कस करता है? मैटर्स रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस। किस कंट्री में हुआ ये? न्यूजीलैंड में सबसे पहले 1894 में। देन इन 1896 द कॉलोनी ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया एस्टैब्लिश सिमिलर बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस, जो कि मिनिमम वेजेस से रिलेटेड मैटर को डिस्कस करते हैं। देन in 1909 the Trade Board Act was enacted in United Kingdom establishing 4 such boards regarding minimum wages। Trade Board Act 1909 जो कि यूके का एक एक्ट है वो वहाँ इनैक्ट हुआ था जिसमें 4 बोर्ड्स रिलेटेड टू मिनिमम वेजेस बने थे, फॉर्म हुए थे। Then in 1912 the state of Massachusetts, United States set minimum wages for women and children। ठीक है, 1912 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक मिनिमम वेजेस फॉर्म हुए जो विमेन, बेसिकली किसके लिए थे? स्पेसिफिकली विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। एंड देन फाइनली इन 1938 इन यूनाइटेड स्टेट आ स्टेटरी मिनिमम वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड नेशनली। सो 1938 में पूरी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस इंट्रोड्यूस हुए यूनाइटेड स्टेट्स में। कौन से ईयर में? 1938 में। एंड आई होप आपको ये सेक्शन, ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड था इंडिया के पर्सपेक्टिव में एज वेल एज इंटरनेशनली, वो आपको समझ में आया होगा।
सो नाउ हम सेक्शन वाइज इस एक्ट के प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन, इसमें मैंने सारी की सारी डेफिनेशंस इंक्लूड नहीं करी हैं, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट डेफिनेशंस है, मतलब जिनसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, होने की संभावना है, केवल वही डेफिनेशंस को मैंने इंक्लूड करा है। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहली टर्म है अडोलसेंस। पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 14 ईयर्स, वो पर्सन जिसने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है, तो उसको हम अडोलसेंट बोलेंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है ये टर्म, क्योंकि कुछ कुछ एक्ट्स में यहाँ पर अडोलसेंस की डेफिनेशन में 15 ईयर्स दिया गया है। मतलब दे आर सम एक्ट्स जिसमें अडोलसेंट कौन है, वो पर्सन जिसने 15 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है बट 18 ईयर्स की नहीं करी है। लेकिन ये एक्ट जो मिनिमम वेजेस का एक्ट है, इसमें अडोलसेंट वही है जिसने 14 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है लेकिन 15 ईयर्स की नहीं करी है, सॉरी 18 ईयर्स की नहीं करी है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अभी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? In relation to any scheduled employment carried on by or under the authority of central government, ऐसी कोई भी scheduled employment जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, उनकी जो मेन जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन या माइंस या ऑयल फील्ड या मेजर पोर्ट, और ऐसी कोई भी दूसरी कॉरपोरेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, वहां पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और उसके अलावा जितनी भी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो अनदर डेफिनेशन इज अबाउट चाइल्ड। और चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 14 ईयर्स। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सी, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब है किसी भी एरिया, कोई भी रीजन होता है उसका अलग अलग, हर रीजन का अपना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है। अगर आप बात करूं दिल्ली या मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स की, तो वहां पर जो रहने का खर्चा है, वहां पर रहने का जो कॉस्ट है, मतलब वहां के फूड एंड लिविंग लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर स्टेट, जैसे कानपुर हो गया या लखनऊ हो गया, अदर सिटीज, उनसे डिफरेंट है, राइट। और उसी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट है स्टेट वाइज या सिटी वाइज, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो सैलरीज ऑफर होती हैं लोगों को वो भी डिफरेंट होती हैं। तो यही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही मिनिमम वेजेस सेट होते हैं। तो हर स्टेट या हर सिटी का या हर रीजन का मिनिमम वेज अलग हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग? कॉस्ट, वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। Then comes employer. अब employer कौन होता है? Means a person who employs whether directly, indirectly or through a person who employs whether directly or through another person, यानी indirectly, whether on behalf of himself or on any other person. एक ऐसा person जो किसी वर्कर को हायर करता है खुद के लिए या दूसरे के लिए, और हायर कैसे कर रहा है? डायरेक्टली कर रहा है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर कर रहा है। In any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages has been set. और एम्प्लॉयर के अब बारे में और डीपली अब हम ये पढ़ते हैं। अब फैक्ट्री में, अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पर एम्प्लॉयर कौन होगा? इफ इट इज अ फैक्ट्री देन वहां का जो मैनेजर होगा, जो कोई ऐसा पर्सन जिसको हम मैनेजर बोलते हैं, वो क्या होगा? वहां का एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। इन एनी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, तो वहां पर कोई भी पर्सन जिसको उस गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर बोलेंगे। अथॉरिटी किस चीज की? अथॉरिटी फॉर द सुपरविजन। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी गई है सुपरवाइज करने की उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो पर्सन को मैनेजर बोला जाएगा। और अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर बोलेंगे। देन इन एनी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर लोकल अथॉरिटी, अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटी है, तो वहां पर कौन होगा एम्प्लॉयर? उस लोकल अथॉरिटी ने जो कोई भी पर्सन को अपॉइंट करा है, उसको ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू सुपरवाइज,
तो उस पर्सन को हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। और अगर ऐसा कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है थ्रू लोकल अथॉरिटी, तो उस लोकल अथॉरिटी का जो CEO होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर बोलेंगे, CEO। इन एनी अदर केस, और इन सब के अलावा किस पर्सन को हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, एनी पर्सन हु इज द ओनर और हैज द सुपरविजन और कंट्रोल। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो, जो ओनर हो उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट का, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। नाउ कम्स वेजेस। अब वेजेस क्या हुए, मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सारे रेम्यूनरेशन जिनको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे। और उस वेजेस में हाउस रेंट अलाउंस भी इंक्लूडेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ एक्ट्स में HRA को वेज का पार्ट नहीं माना गया है, लेकिन मिनिमम वेजेस ऐसा एक्ट है जिसमें HRA को वेजेस का पार्ट माना गया है। सो ये डिफरेंस आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब कौन से चीजें हैं जिनको हम वेजेस नहीं बोल सकते, तो वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ये वेज नहीं है। कोई ऐसी अमेनिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है, कोई सर्विस है जो गवर्नमेंट दे रही है, उसको हम वेज नहीं मानेंगे। पेंशन फंड है या कोई प्रोविडेंट फंड है, कोई सोशल इंश्योरेंस की कोई स्कीम है, उसको वेज नहीं माना जाएगा। ट्रैवल अलाउंसेस को वेज नहीं माना जाएगा, या ग्रेचुटी, उसको भी हम वेज नहीं मानेंगे जो डिस्चार्ज पे मिलती है टर्मिनेशन में। मैंने ऑलरेडी एक पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट पे वीडियो अपलोड करा हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। हमने क्या डिस्कस करा, हमने अडोलसेंट डिस्कस करा, देन हमने डिस्कस करा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, देन हमने चाइल्ड डिस्कस करा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एम्प्लॉयर किसको बोला जाता है वो डिस्कस करा, देन हमने वेजेस को डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे हु इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड। हायर और रिवॉर्ड के लिए उसको एम्प्लॉय किया गया हो टू डू एनी वर्क। अब वो एनी वर्क कौन सा है, इट कुड बी अ स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क, clerical work in a scheduled employment in respect of which minimum rates of wages has been fixed। अब scheduled employment का जो टर्म है वो आपको ये पूरे एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। Why so? Because minimum wages एक्ट केवल उन्हीं employments में अप्लाई होता है जो employments इस एक्ट में दी गए शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है या लिस्टेड है। इसी वजह से ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का टर्म हमेशा आपको इस एक्ट में पढ़ने को मिलेगा। अभी हमने क्या पढ़ा, एम्प्लॉय कौन होता है, एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड टू डू एनी वर्क, इट कुड बी अ स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, मैनुअल वर्क, क्लerical work in respect of which the minimum wages has been fixed and also include an out worker। out worker मतलब एक ऐसा वर्कर जो उसको काम, उसने फैक्ट्री में जाके काम लिया और अपने कोई घर पे या कोई अलग प्रीमाइसेस में जाके वो काम कर रहा है। मतलब वो फैक्ट्री या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम तो कर रहा है, लेकिन उस प्रीमाइसेस में काम नहीं कर रहा जहाँ पर एक्चुअल फैक्ट्री है। वो मे भी कुछ उसको काम मिला और वो अपने घर जाके वो काम कर रहा है, तो उसको भी हम एम्प्लॉय का ही पार्ट मानेंगे। और उसको क्या बोला गया है, आउट वर्कर बोला गया है। includes an out worker to whom any articles or materials are given out by another person to be made, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired। ठीक है, ऐसा कोई वर्कर। अभी आउट वर्कर मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा वर्कर जिसको काम मिला लेकिन वो काम उसी पर्टिकुलर फैक्ट्री की प्रीमाइसेस में नहीं कर रहा है, अदर देन दी प्रीमाइसेस में भी अपने घर में जाके कहीं काम कर रहा है। उसको कुछ ऐसा मिला है, उसको कोई ऐसा काम मिला है, लेट सपोज उसको बीड़ी को रोल करने का काम मिला है। जो टोबैको होता है, जो बीड़ी होती है, उसको रोल करना है उसको। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में ही बैठ के करे, मे बी वो घर जाके वो काम कर सकता है या कहीं और जाके वो काम कर सकता है। तो ऐसे पर्सन या ऐसे वर्कर को भी एम्प्लॉय ही माना जाएगा। वो भी फैक्ट्री का एम्प्लॉय ही है, भले ही वो उस फैक्ट्री के प्रीमाइसेस में काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस फैक्ट्री का को काम कर रहा है ना, भले वो आउट ऑफ द प्रीमाइसेस काम कर रहा है। तो उसको बोला क्या गया है, आउट वर्कर बोला गया है। और वो आउट वर्कर भी एम्प्लॉय की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन एम्प्लॉय की कैटेगरी में कौन लोग नहीं आते हैं, एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनके मेंबर्स को हम एम्प्लॉय की कैटेगरी से एक्सक्लूड
एक्सक्लूड करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर द पार्ट 1। मैं नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी ही आऊँगी और आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल बी बैक सून विद द सेकेंड पार्ट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।